जय हिंद एवरीवन। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? सबसे पहले ये बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? क्या मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ? चलिए सर, मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है और मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ, तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी वो बात करी थी पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के बारे में। और इंडस वैली का भी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर को ही हम आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे, क्योंकि हमने जब बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि नियोलिथिक एज के बाद में जो प्रोटो हिस्टोरिक एज की शुरुआत हुई थी, तो उस प्रोटो हिस्टोरिक एज में भारत के अंदर, भारत के कॉन्टेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये भी मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। द सिविलाइजेशन विच डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ था उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, और वो हमारे भारत की सभ्यता थी। तो उसके बारे में आज हम स्पेशली पढ़ेंगे कि किस तरह की वो सभ्यता थी और किस तरह के डेवलपमेंट सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली उस सभ्यता के अंदर हुए थे। और जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से सभ्यता का डिक्लाइन हुआ था, उन डिक्लाइंस की उन डिक्लाइन की वजहें क्या रही थी, उनके कॉजेस क्या रहे थे, उस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपके सामने नक्शा दिखाई दे रहा है, जिस नक्शे के अंदर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही अंकित गुप्ता, आपने कहा कि ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहला टाउन था इस सभ्यता के अंदर एक्सकेवेट किया गया सर जॉन मार्शल के द्वारा, वो टाउन हड़प्पा था। हालांकि उस टाउन का एक्सकेवेशन दयाराम साहनी ने किया था, जो कि एक को एक्सकेवेटर थे सर जॉन मार्शल के अंडर में। तो ये पहला टाउन था जो एक्सकेवेट हुआ था। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अपन बहुत सारे टाउन्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से टाउन्स एक्सकेवेट हुए थे और किस टाउन से क्या क्या हमको एविडेंसेस मिले थे। इसके बारे में हमेशा एनडीए के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन से टाउन से क्या चीज़ें मिली थी या नहीं मिली थी। तो वो भी अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का परिचय करेंगे हम कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही ना इस स्क्रीन के ऊपर, वो नक्शा है। अच्छा, आप ज़रा 2 मिनट का इंतज़ार कीजिए। 2 मिनट के इंतज़ार में कुछ स्लाइड मैप्स हम ओपन करेंगे जो आपके डाउट्स के लिए है। तो एक मिनट का आप इंतज़ार कर लीजिए, फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास में। जी हाँ। तो एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, क्या सुनाई दे रहा हूँ आपको? उसके बाद वापस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये नक्शा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि कहाँ कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का फैलाव रहा था भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या है और क्यों उसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का फैलाव था।
एक बार एक नई स्लाइड बना के मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न एक्सटेंट, सदर्न एक्सटेंट, वेस्टर्न एक्सटेंट और ईस्टर्न एक्सटेंट क्या था, इसके बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो एक बार अपन ये देख लेते हैं कि क्या क्या इसके नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न एक्सटेंट हुआ करते थे। तो यहां पे अपन लिखते हैं नॉर्थ। ये है नॉर्दर्न एक्सटेंट। तो नॉर्दर्न एक्सटेंट कहां तक फैला हुआ था इसका? मांडा नाम की जगह पे, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में सिचुएटेड है। फिर हम साउथ की तरफ आते कि साउथ में कहां तक इसका एक्सटेंट फैला हुआ था। तो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद, जो कहां है? प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। वहां तक इसका सदर्न एक्सटेंट फैला हुआ था। दायमाबाद से कुछ बहुत अच्छे कॉपर के खिलौने मिले थे, कॉपर के कुछ बहुत अच्छे मूर्तियां मिली थी। तो वहां तक साउथ का एक्सटेंट फैला हुआ था। वेस्ट की अगर हम बात करें कि पश्चिम में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कहां तक फैला था, तो ये फैला हुआ था सूत कांगनडोर, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मैं यहां पे लिख देता हूं बलूचिस्तान। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिचुएटेड है। और अगर ईस्ट एक्सटेंट की हम बात करें या ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट की बात करें, तो ये फैला हुआ था आलमगीरपुर। प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। तो नॉर्थ में ये सिविलाइजेशन फैली हुई दिख रही है हमको कश्मीर तक। साउथ में सिविलाइजेशन हमको फैली हुई दिख रही है नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक। वेस्ट में सिविलाइजेशन हमको फैली हुई दिख रही है बलूचिस्तान तक, जो पाकिस्तान में है। और ईस्ट में सिविलाइजेशन हमको फैली हुई दिख रही है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक, जो कि प्रेजेंट डे दिल्ली और मेरठ मेरठ के बीच में है, जिसका नाम है आलमगीरपुर। तो ये जो नक्शा दिख रहा है आपको, इस नक्शे के अंतिम एक्सटेंट्स तक आप जाओगे, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में और ईस्ट में। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, और इस डायग्राम को ड्रॉ करके आपको मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख लेना, नॉर्दर्न एक्सटेंट, सदर्न एक्सटेंट, वेस्टर्न एक्सटेंट और ईस्टर्न एक्सटेंट। अब जो जितने भी स्कॉलर्स थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन कर रहे थे, तो उस एक्सकेवेशन के प्रोसेस में उनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, उनको बहुत सारे एविडेंसेस मिल रहे थे। तो उन एविडेंसेस के बेसिस पे, उन चीज़ों के बेसिस पे उनको बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें पता चल रही थी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के लगभग 2500 साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रह रहे थे, बहुत ही एडवांस्ड तरीके से रह रहे थे। तो वो एडवांस तरीके से जो रह रहे थे, उसके क्या मेजर फीचर्स हैं। तो अब अगला स्लाइड जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है, वो है की फीचर्स या मेजर फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। जो एक्सकेवेशन के प्रोसेस में कुछ बहुत सारी चीजें मिली थी एक्सकेवेशन के प्रोसेस में, तो उसमें से खास क्या क्या थी, और खास थी उसका अर्बनाइजेशन, उसका टाउन प्लानिंग। तो अब अगले स्लाइड के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फीचर्स मिले थे, उन फीचर्स के बेसिस पे
ऐसा लिख देता हूं मैं, या आप भी लिख लेना इसको, मेजर फीचर्स ऑफ द टाउन प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जिस ऑर्डर में मैं आपको टाउन प्लानिंग बताऊंगा उसी ऑर्डर में आप टाउन प्लानिंग के नोट्स बनाना, और उसी ऑर्डर में आप टाउन प्लानिंग को याद भी रखना। आपको हमेशा याद रहेगा टाउन प्लानिंग। एक ऑर्डर में हमेशा मैं ये चीज़ बताता हूं आपको। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर था टाउन प्लानिंग का, वो था यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल। बर्न्ट मतलब यहां पे जला हुआ नहीं है, पका हुआ है, कि ईंटें जो आप सभी इस्तेमाल करते अपने घरों के कंस्ट्रक्शन में, वो पकी हुई ईंटें होती है, भट्टियों में पकाई गई ईंटें होती है। बिल्कुल वैसी ही भट्टियों में पकाई गई ईंटों का यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर किया जाता था। क्यों किया जाता था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए अपन ये नक्शे पे चलते हैं। अब अगर आप ये नक्शा देखोगे यहाँ पे, तो ये जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो मेजर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये मेजर पार्ट इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड बसा हुआ है। अब ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज सब हिमालय से निकल के आती है, और ये सारी की सारी पेरिनियल रिवर्स हैं, यानी कि साल भर बहने वाली नदियां हैं। इन्हीं नदियों में बारिश के दिनों में बाढ़ भी आया करती थी, इसमें फ्लड्स आया करती थी, इसीलिए इन मैदानों को फ्लड प्लेन्स भी कहा जाता है। अब जब फ्लड्स आती इस तरह की पेरिनियल रिवर्स के अंदर उत्तर भारत में, तो धीरे से आती है फ्लड। दो तरह की फ्लड होती है, एक होती है फ्लैश फ्लड्स, जो पहाड़ी इलाकों में आती, कि अचानक बारिश हो जाती है और पहाड़ों में छोटी छोटी नदियां और झरने फूट पड़ते हैं, और निचले इलाकों में तेजी से पानी बह के जाता है, और इतना तेजी से पानी बह के जाता है कि उसके रास्ते में जो भी आए उसको बहा के ले जाए। इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स। लेकिन इस तरह की फ्लड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के इलाकों में नहीं आती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इलाकों में धीमी फ्लड्स आती थी, क्योंकि ये नदियां हिमालय के ग्लेशियर से निकल के बहने वाली नदियां थी, बड़ी नदियां थी, चौड़ी नदियां थी, और इसीलिए इसमें जब पानी बढ़ता था तो एकदम से नहीं बढ़ पाता था, धीमे धीमे पानी इसमें एक्सपैंड होता था। लेकिन बहुत बड़े इलाके तक इसमें पानी एक्सपैंड होता था। फ्लैश फ्लड में क्या होता है कि बड़ी तेजी से फ्लड आती है, लेकिन बहुत कम एरिया तक वो इफेक्ट करती है। और पेरिनियल रिवर में क्या होता है कि फ्लड आती तो धीरे धीरे, लेकिन बहुत बड़े एरिया तक वो फ्लड का पानी एक्सपैंड होता है। और क्योंकि बहुत बड़े एरिया तक फ्लड का पानी एक्सपैंड, देखिए आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। यहाँ पे राहुल परमार सर हमारे साथ में मौजूद हैं। राहुल परमार सर, ये सिविल ड्रेस में आप कहाँ जा रहे हैं? सर घर जा रहे हैं सर, मतलब थोड़ा घर वालों से मिलने के लिए। आप लोगों की क्लास तो ले ली इतने दिन से। अच्छा, कोइंसिडेंटली मैं भी जियोग्राफी के बारे में बता रहा था, फ्लड प्लेन्स के बारे में, कि मैं ये बता रहा था सर कि इन्होंने क्या किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया था। बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ इसलिए किया था इन्होंने, क्योंकि मैं इनको यही समझा रहा था कि ये फ्लड प्लेन्स थे। तो मैं इनको ये बता रहा था कि फ्लैश फ्लड और जो पेरिनियल रिवर्स में फ्लड आती है उसमें फ़र्क क्या होता है। वे पेरिनियल रिवर में बहुत बड़ी फ्लड आती है, लेकिन उस वो धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आती, और एक पहाड़ों में अपने आती है। जो फ्लैश फ्लड आती है कि रास्ते में जो भी आए बहा के ले जाती। तो मैं उनको यही बता रहा था कि फ्लैश फ्लड इतनी ज़्यादा, सॉरी, यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स में इतनी फ्लड आती थी कि मकानों की नींव सड़ जाए, अगर मिट्टी के मकान बनाए या लकड़ी के मकान बनाए। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने बॉन्ड ब्रिक्स का यूज करना शुरू किया, क्योंकि अगर वो लकड़ी के मकान बनाते तो वो बहुत जल्दी गल जाते, सड़ जाते बाढ़ के अंदर। चट्टाने वहां पे नेचुरली होती नहीं, अगर लेके आते बलूचिस्तान के पहाड़ों से या खैबर के पहाड़ों से तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता। तो वहीं की मिट्टी को वो प्रोसेस करके फाइन सिल्ट में कूट के ईंटों का आकार देके उसको तपा देते थे, पका देते थे,
और उसके बाद उसकी ईंटें बना के यूज करते थे, जिससे ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती थी। इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप बता देंगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर कि आपने बोला। अच्छा बेटा देखो, सर ने आपको बताया कि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ रेगुलर फ्लड आती रहती थी, क्योंकि वो इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ था। अब ऐसे इलाके के अंदर हम लकड़ी या फिर बांस की दीवारें तो नहीं बना सकते, तो यहाँ पर एक मिट्टी काम आती है, उस मिट्टी को बोलते हैं हम लेटेराइट सॉइल। पर लेटेराइट सॉइल इस इलाके में नहीं मिलती, तो लेटेराइट सोइल की जैसी चीजें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेटेराइट सोइल उस इलाके में मिलती जो बहुत गर्मी और बहुत बारिश हो। और ईंट को बनाने के लिए दोनों ही चीजों की जरूरत होती है, बहुत पानी और बहुत आग। बहुत पानी और बहुत आग जब आप मिट्टी को देते हो ना तो ईंट बनती है, और उन ईंट से जो पक्के मकान बनते हैं, फिर बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए या फिर फ्लैश फ्लड आ जाए, उसी के बलबूते पर यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी के लोग टिके हुए रहते थे। तो जैसा कि सर ने आपको बताया, अब मैं निकलता हूँ। एक एक तो ये आप आते हो तो ये जो पेड़ लगाओ का जो नारा शुरू होता है इसका क्या ही करे एक आध पेड़ में यही लगा दूं क्लास में। देखो हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, पेड़ वो जो पेड़ बन जाएंगे आने वाले वक्त में बन जाएंगे। तो आप लगा लो अभी अपने घर पे हमने तो लगा लिए बहुत सारे। चलो सर, चलिए सर, ठीक है, बाय ठीक है बाय। सर, बाय सर। बाय बाय बेटा। चलिए राहुल सर का आज हमने जो थोड़ा समय ले लिया, एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लिया उनसे लेटराइट सॉइल का और एल्यूवियल सॉइल का। तो वही मैं आपको बता रहा था कि ये जो यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स है, ये यूं ही नहीं है, ये सोच समझ के, बहुत ज्यादा सोच समझ के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था। क्योंकि इतनी बाढ़ आती थी उनके इलाके में कि अगर वो मिट्टी के मकान बनाते तो उनकी नींव गल गल के सड़ जाती हर साल, लकड़ी के मकान बनाते तो भी गल सड़ जाते। अब पत्थर वो ला नहीं सकते थे क्योंकि आसपास पत्थर बड़े बड़े मौजूद नहीं होते थे। तो इन्होंने क्या किया, मिट्टी से सांचे में ढाल कर ईंटें बनाई, फिर उनको पकाया भट्टियों के अंदर और मजबूत बना दिया। अब इन ईंटों का प्रयोग करके उन्होंने नींव बनाई, उसके ऊपर मकान बनाए, जिसकी वजह से वो साल भर आने वाली जो बाढ़ होती थी, वो बाढ़ को ये घर, इनके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के घर एंड्योर कर पाते थे। वरना हर साल इन लोगों को अपना वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी घरों को रिनोवेट करने में ही लगाना पड़ता। और इसलिए बर्न्ड ब्रिक्स का यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत क्रूशल था, उसके अर्बनाइजेशन को बनाए रखने के लिए। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया, यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। दूसरा पॉइंट बिल्कुल उससे आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, और वो है हाउसेस built in a row। हिंदी में हम कहते हैं कतार बद्ध मकान, एक कतार में बने हुए मकान, ये भी बहुत जरूरी था। अब एक कतार में एक जैसे बने हुए मकान क्या चीज देते, क्यों बनाए एक कतार में बने हुए मकान? क्योंकि जो बड़े बड़े शहर थे, उन बड़े बड़े शहरों की आबादी भी बढ़ रही थी और नए लोग भी आके उन बड़े शहरों के अंदर बस रहे थे, क्योंकि वो बड़े बड़े शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड के बड़े बड़े सेंटर्स थे। तो जैसे आज भी होता है ना कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, उन बड़े शहरों के अंदर लगातार लोग आके बसते जाते हैं, उनकी आबादी बढ़ती जाती है। तो ऐसे में शहरों को प्लान करने वाले लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे उस शहरों को मैनेज किया जाए, प्लान किया जाए, ताकि वो शहर ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ती हुई आबादी को एकोमोडेट कर सके। उसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कतार में बने हुए मकान। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे, कि सपोज ये एक एरिया है, अब इस एरिया में एक मकान ये बनाया, एक मकान ये बनाया, एक मकान ये बनाया, एक मकान ये बनाया, यहाँ पे भी कुछ मकान बनाए, बीच में जगह भी छूटी हुई है और एक ऑर्डर में मकान बने हुए हैं। ये छोटे छोटे स्क्वायर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मकान है, और ये बड़ा स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक एरिया है। अब अगर इस तरह से कतार में बने हुए मकान बनाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकोगे।
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस इन मिनिमम पॉसिबल वे। कम से कम जगहों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप एकोमोडेट कर सकोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सपोज यहां पे हम एक और स्क्वायर बनाते और यहाँ पे एक मकान ऐसा आड़ा बना हुआ है, एक मकान ऐसा टेढ़ा बना हुआ है, एक मकान ऐसा सीधा बना हुआ है, एक मकान और सीधा बना हुआ है, एक मकान ऐसा बना हुआ है। तो अब क्या होगा, अगर आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में या रो में मकानों को बिल्ट नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी स्पेस में कम मकान बना पाओगे, मतलब बड़ी स्पेस में कम लोग रह पाएंगे। तो ये तो एक ग्रोइंग शहर के लिए फेवरेबल नहीं है। इसीलिए दैट्स वाई ऐसा किया गया कि कतार में मकान बनाए गए, रो में हाउसेस बनाए गए, जिससे कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सके, उनको बसाया जा सके, जिससे बढ़ती आबादी और ज्यादा से ज्यादा लोग शहर के अंदर आ सके और शहर ग्रो करता रहे। तो दूसरा पॉइंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग का इंपॉर्टेंट फीचर है वो है हाउसेस बिल्ट इन अ रो। तीसरा और बहुत ही जबरदस्त और यूनिक पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है इन हाउस टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स। घर के अंदर बने हुए टॉयलेट्स और बाथरूम्स, ये अपने आप में बड़ी यूनिक बात थी, क्योंकि अंग्रेज जो इस सिविलाइजेशन को एक्सकेवेट कर रहे थे उन्होंने तो भारत के लोगों को कभी भी इन हाउस टॉयलेट्स और बाथरूम्स यूज करते हुए देखा ही नहीं था। तो ऐसे में अंग्रेजों के लिए या जो इंडियन स्कॉलर्स भी उसको एक्सकेवेट कर रहे थे उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले भारत के लोग अपने घरों के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम्स बना के यूज किया करते थे। और ये कितनी बेहतरीन बात थी, आज भी हमारी सरकार मोटिवेट करती है कस्बों और गांवों के अंदर लोगों को कि वो इन हाउस टॉयलेट्स और बाथरूम्स बनाएं और उसको यूज करें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ओपन डेफिकेशन होगा, और अगर ओपन डेफिकेशन होगा तो वायरस और बैक्टीरियाज इलाके में बहुत ज़्यादा फैलेंगे। वायरस और बैक्टीरियाज अगर इलाके के अंदर फैलेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, वायरस और बैक्टीरियाज के फैलने का नतीजा ये होगा कि बीमारियां फैलेगी शहर के अंदर। जितनी ज़्यादा बीमारियां फैलेगी शहर के अंदर, लोग बीमार रहेंगे, तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। मतलब अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो आज मैं आपका एक लेक्चर ले रहा हूँ, एक लेक्चर पूरा करवा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ गया अनफॉर्चुनेटली तो मैं आज आपका लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। लेक्चर नहीं ले पाऊंगा तो डिले होगी, चीज़ें चीज़ें डिले होगी तो आपका भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि शहर के लोग, देश के लोग, राज्य के लोग बीमार ना पड़े। और उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि अपने इलाके में साफ सफाई हो, ओपन डेफेकेशन ना हो। और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफी अवेयर थे इस बात को लेके, और इसीलिए उन्होंने इन हाउस टॉयलेट्स और बाथरूम्स का यूज किया था, ताकि अपने घर के अंदर ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, वो घर के अंदर ही डिस्पैच हो जाए, और घर के अंदर डिस्पैच होके बाहर का सराउंडिंग कभी खराब ना हो, बैक्टीरियाज और वायरसेस ना फैले। लेकिन अगर आपने घर के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम्स बनाए तो घर के अंदर भी तो वेस्ट मटेरियल आ रहा है, ह्यूमन वेस्ट, तो घर के अंदर भी तो कंटामिनेशन हो सकता है, घर के अंदर भी तो बैक्टीरियाज और वायरस फैल सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगला फीचर हमारे सामने आता है, और वो आता है ड्रेनेज सिस्टम। क्या आ रहा है हमारे सामने, ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि निकासी व्यवस्था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने जब अपने घर के बाहर इन हाउस टॉयलेट्स और बाथरूम्स बनाए तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि कंप्लीटली जितना भी वेस्ट होता है वो सारा का सारा वेस्ट ड्रेन आउट हो जाए।
तो आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया ताकि बाढ़ के समय उनके मकानों की नींव कमज़ोर ना हो। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बसाने के लिए उन्होंने कतारबद्ध मकान बनाए जिससे कि ज़्यादा लोग शहर के अंदर बस सके लंबे समय तक। तीसरा, सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इन हाउस टॉयलेट्स और बाथरूम्स का यूज़ किया, और क्योंकि इन हाउस टॉयलेट्स और बाथरूम्स का यूज़ किया इसीलिए उनको ड्रेनेज सिस्टम भी बनाना पड़ा। और ड्रेनेज सिस्टम इतना ज़बरदस्त था इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि जितने भी इन हाउस टॉयलेट्स और बाथरूम्स होते थे उन सभी के आउटलेट घर के बाहर एक नाली में आके रुक जाते थे या नाली में आके मिल जाते थे। अब इस नाली के अंदर आके मिलने वाले जितने भी आउटलेट्स होते थे, तो जो भी ह्यूमन वेस्ट होता था वो नालियों के माध्यम से शहर के बाहर चला जाता था। शहर ऐसे बने हुए होते थे कि एक हल्की सी ढलान पे लिए हुए होते थे। तो जैसे ये नाली बनी हुई है तो ये ढलान से नाली का पानी और उसके साथ ह्यूमन वेस्ट बह के शहर के बाहर किसी तालाब या शहर के बाहर किसी नदी में जाके मिल जाते थे। इससे शहर पूरी तरह साफ रहता था और साथ ही साथ में जो शहर के बाहर नदी या तालाब में ये ह्यूमन वेस्ट आके मिलता था उससे भी कोई नुकसान नहीं होता था क्योंकि ये डीकम्पोजेबल वेस्ट होता था। एक होता है नॉन डिकम्पोजेबल वेस्ट की आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा ली, केमिकल्स का यूज़ कर लिया जिसकी वजह से नदी का पानी कंटेमिनेट हो गया। लेकिन एक होता है डीकम्पोजेबल वेस्ट जो ह्यूमन वेस्ट है। अब सपोज आपने कुछ खाना है आपका, वो फेंक दिया नदी के अंदर, तो वो खाना नदी को पॉल्यूट नहीं करेगा क्योंकि नदी के अंदर जो मछलियां हैं या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस खाने को कंज्यूम कर देंगे और नदी को क्लीन रखेंगे। तो यही होता था कि जितना भी वेस्ट होता था ये केमिकल वेस्ट नहीं होता था, नॉन डिकम्पोजेबल वेस्ट होता था। और इस नॉन डिकम्पोजेबल वेस्ट की जगह इस नॉन डिकम्पोजेबल वेस्ट की वजह से बाहर का कोई तालाब या नदी भी पॉल्यूट नहीं होता था। तो इस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने शहरों को भी क्लीन रखते थे और आसपास के नदी तालाब को भी गंदा नहीं होने देते थे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है वो है वाटर रिचार्जिंग वाटर रिचार्जिंग सिस्टम से भी इंपॉर्टेंट है सिटीज बिल्ट इन अ रो cities built in a grid pattern. ग्रिड पैटर्न में बने हुए शहर। अब ग्रिड पैटर्न कैसा होता है यहां पे मैं आपको बना के दिखा देता हूं हल्का सा। ये कुछ वर्टिकल लाइंस हैं विच आर बीन बाइसेक्टेड बाय सम हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसको बोलते हैं ग्रिड्स या इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कतारबद्ध मकान, यहाँ पर भी अगर आप सीधी सीधी लाइंस खींच दो इस तरह से और इन लाइंस को बाइसेक्ट कर दो तो ये बिल्कुल आपको ग्रिड पैटर्न में दिखाई दे रहा है। तो ये अगला इंपॉर्टेंट फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लगभग सारे बड़े शहरों से हमको ये ग्रिड पैटर्न मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो ऊपर से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो अगेन इंडिकेट करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की टाउन प्लानिंग बेहतरीन थी। कुछ ऐसी बेहतरीन कि मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ और इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टार भी लगा दिया मैंने इसके आगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द रोड्स bisected each other at 90 डिग्री एंगल। सारी सड़कें चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कुछ छोटी गलियां बड़ी सड़कों से मिलती थी और बड़ी सड़कें और बड़ी सड़कों से मिलती थी, लेकिन ये सारी छोटी गलियां बड़ी मीडियम सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करती थी। इसीलिए ऊपर से देखने पर ईगल व्यू, जिसको हम बोलते हैं ना पक्षी का व्यू, तो वो ईगल व्यू से देखने पर शहर पूरा ग्रिड पैटर्न में बटा हुआ दिखता था। अब ये ग्रिड पैटर्न में बटा हुआ शहर था, इसीलिए कतारबद्ध मकान बनाए जा सकते थे और प्रॉपर ड्रेनेज लाइंस बनाई जा सकती थी।
तो ये बहुत ज़रूरी था कि शहर को ग्रिड पैटर्न में बांटा जाए। जो ग्रिड पैटर्न में शहर बटा होगा तो ही रो हाउसेस बन पाएंगे और तो ही ड्रेनेज सिस्टम भी बन पाएगा ठीक से। तो अगला इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे हमको दिखाई देता है, सिटीज बिल्ट इन ग्रिड पैटर्न। इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना, बिल्कुल सही। सोल्जर ए कह रहे हैं लाइक सेक्टर्स। अब हम आज भी देखते हैं भारत के अंदर कुछ बड़े शहर हैं जो कि सेक्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे मुझे दो शहर याद आते हैं, एक चंडीगढ़ याद आता है और एक नोएडा याद आता है। ये दोनों ही शहर मैं देखता हूँ कि सेक्टर्स में बटे हुए हैं, और इन दोनों ही शहरों को अगर आप ईगल व्यू से देखोगे, गूगल मैप पे देखोगे या गूगल अर्थ प्रो में देखोगे बिल्कुल ईगल व्यू से, तो आपको बिल्कुल ये ग्रिड्स में बटे हुए दिखाई देंगे। तो जब भी किसी को कोई नया शहर डेवलप करना होता है आज की तारीख में, तो वो शहर को ऐसा ही डिवाइड करता है जैसे कि ग्रिड पैटर्न्स में डिवाइडेड हो। और इसलिए आजकल हम देखते हैं कि सेक्टर्स बने हुए होते हैं बहुत सारे नए डेवलप्ड टाउन्स और सिटीज़ के। गुड़गांव का भी नाम लिया आपने, तो बिल्कुल सही बात है, गुड़गांव भी होगा। हैदराबाद मैंने देखा नहीं कभी, लेकिन हो सकता है हैदराबाद भी हो। देववंश कह रहे हैं कि कौन सा शहर कह रहे हैं, मेरठ के बारे में भी कह रहे हैं, खड़कवास। हाँ, तो भारत में बहुत सारे ऐसे शहर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो शहर है ना पूरे के पूरे ग्रिड पैटर्न में नहीं है, उनका कोई हिस्सा ग्रिड पैटर्न के अंदर है। लेकिन ज़्यादातर शहर अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में अनप्लैंड है, बस लोग आते गए अपने हिसाब से बसते गए, तो वो ग्रिड पैटर्न डेवलप नहीं हो पाया। कुछ शहरों को पूरी तरह से ग्रिड पैटर्न में डेवलप किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ और नोएडा जो दोनों मेरे बहुत अच्छे से देखे हुए शहर हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर तो हमको लगभग सारे ही शहर ऐसे ही ग्रिड पैटर्न के अंदर दिखाई दिए थे। अगला इंपॉर्टेंट फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग का है, और वो फीचर है वाटर रिचार्जिंग सिस्टम। और ये भी याद रखना कहाँ पे, वाटर रिचार्जिंग सिस्टम एट धौलावीरा। धौलावीरा जो कि प्रेजेंट डे नॉर्थ गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। धौलावीरा के इतने क्वेश्चन पूछे ना, सिर्फ एनडीए नहीं, दूसरी और भी कई एग्जाम्स के अंदर धौलावीरा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो धौलावीरा के बारे में कुछ याद रख लेना। सबसे पहले ये याद रख लो कि ये कहाँ पे है। ये नॉर्थ गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, और धौलावीरा के अंदर हमको मिलता है एक वाटर रिचार्जिंग सिस्टम। अभी वाटर रिचार्जिंग सिस्टम धौलावीरा के अंदर कैसा मिलता है, एक स्लाइड ऐड करके मैं आपको बना के दिखाता हूं। सपोज ये शहर है धौलावीरा, जो कि नॉर्थ गुजरात में है। अब नॉर्थ गुजरात का इलाका सूखा इलाका, एरिड इलाका, इस इलाके में वैसे ही पानी की कमी है, पर यहाँ पे एक शहर को बसाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाकी हिस्से से कोस्टल इलाकों को कनेक्ट करता है धौलावीरा। तो भाई जो भी लोग इस शहर से गुजरते हैं या जो भी लोग इस शहर के अंदर रहते हैं, उनका होना ज़रूरी वहाँ पे। और लोगों का अगर किसी शहर में रहना है तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हमको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इंसानों को। तो पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाए उस इलाके में जहाँ पे ठीक से बारिश भी नहीं होती और जहाँ पे कोई बड़ी बड़ी नदियाँ भी सिचुएटेड नहीं है। तो धौलावीरा के लोगों ने क्या किया, उनके इलाके के पास से एक नदी निकलती थी, जो कि नदी कैसी थी, एक सीजनल रिवर थी, बरसाती नदी जिसको हम हिंदी में कहते और अंग्रेजी में कहते सीजनल रिवर। कि बारिश के दिनों में तो इन नदियों में बहुत पानी आता है एकदम से, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है सारा पानी उतर जाता है और ठंड के मौसम तक आते आते तो नदी सूख जाती। लेकिन इस इलाके के लोगों ने क्या किया, इस सीजनल रिवर के ऊपर बना दिया एक बांध, डैम। ये इन्होंने बना दिया एक डैम। जब गर्मी का मौसम था, जब कोई पानी नहीं था यहाँ पे, तो लोगों ने भिड़ के यहाँ पे एक बड़ी मजबूत दीवार बना दी और उसको हम कहते हैं डैम। तो
तो ये डैम बना दिया लोगों ने बहुत बड़ा। अब क्या हुआ कि जैसे ही बारिश आई तो बारिश के साथ बहुत सारा पानी आया कुछ समय के लिए, और उस पानी को बह जाना था आगे, लेकिन इस डैम की दीवार ने उस पानी को रोक दिया। और डैम की दीवार ने उस पानी को रोक के इस एरिया में एक रेजर्वायर जैसा बना दिया। क्या बना दिया? एक रेजर्वायर जैसा बना दिया। अब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया इस इलाके के अंदर, और यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन के धौलावीरा के लोगों ने कुछ नहरें बनाई जो सीधे शहर के अंदर आती थी, और बना दिए बहुत सारे वाटर टैंक्स। वाटर टैंक नंबर 1 मान लो, इसी से कनेक्टेड वाटर टैंक नंबर 2, इसी से कनेक्टेड वाटर टैंक नंबर 3, और इसी से कनेक्टेड वाटर टैंक नंबर 4। तो क्या किया उन्होंने? जो लिमिटेड पानी उनके पास आता था उसको रोक लिया, ऊपर एक बहुत बड़ा रेजर्वायर बन गया, उस रेजर्वायर से पानी नहर के द्वारा ये कैनाल बना दी इन्होंने। इसी कैनाल के द्वारा पानी वाटर टैंक 1 में आया। जो वाटर टैंक पूरा भर गया तो वाटर टैंक 2 में पानी चला गया। जो वाटर टैंक 2 पूरा भर गया तो वाटर टैंक 3 में पानी चला गया। वाटर टैंक 3 पूरा भर गया तो बाकी का एक्स्ट्रा पानी वाटर टैंक 4 के अंदर चला गया, और जब अतिरिक्त पानी हो गया तो इन्होंने कैनाल के हिस्से को ब्लॉक कर दिया। तो रिजर्वायर तो है ही सही इनके पास में एक बहुत बड़ा, जो इनको बहुत लंबे समय तक वाटर की अवेलेबिलिटी देगा, बल्कि अपने शहर के अंदर भी इन्होंने इस रिजर्वायर के थ्रू वाटर टैंक 1 2 3 4 के अंदर पानी भर लिया। अब धौलावीरा के लोगों के पास में यूज करने के लिए साल भर का पानी अवेलेबल हो गया। साल भर वो इस पानी को यूज करेंगे, शहर को मेंटेन करके रखेंगे, शहर को सरवाइव करके रखेंगे अगली बारिश तक। जैसे अगली बारिश आएगी तब तक पानी इनके पास कम हो चुका होगा, लेकिन अगली बारिश फिर इनके रिजर्वायर को तैयार कर देगी, और फिर इस कैनाल से वाटर टैंक 1 2 3 4 के अंदर पानी आ जाएगा, और धौलावीरा जैसा शहर एक सूखे इलाके में होने के बावजूद भी सरवाइव करता रहेगा। हालांकि हमको मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी या दूसरे शहरों से इस तरह के वाटर टैंक्स या वाटर रिचार्जिंग सिस्टम के होने के एविडेंसेस नहीं मिले, सिर्फ धौलावीरा से मिले। तो बाकी शहरों से क्यों नहीं मिले? भाई बाकी शहरों से इसलिए नहीं मिले क्योंकि बाकी शहर ऑलरेडी किसी बड़ी नदी के किनारे सिचुएटेड थे, तो उनको वैसे ही वाटर टैंक की ज़रूरत नहीं थी। जैसे मोहनजोदाड़ो की हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड था? इंडस रिवर के किनारे सिचुएटेड था। साल भर पानी की अवेलेबिलिटी, ज़रूरत ही नहीं वाटर रिचार्जिंग सिस्टम की। हड़प्पा रावी नदी के किनारे सिचुएटेड था, साल भर पानी की अवेलेबिलिटी, ज़रूरत ही नहीं वाटर रिचार्जिंग सिस्टम की। कालीबंगा या राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे सिचुएटेड था, साल भर पानी की अवेलेबिलिटी, ज़रूरत ही नहीं वाटर टैंक की। तो वाटर टैंक की ज़रूरत सिर्फ धौलावीरा के अंदर थी। इसीलिए ये जो टाउन प्लानिंग का फीचर है वाटर रिचार्जिंग सिस्टम, ये हमको सिर्फ धौलावीरा से मिलता है। लेकिन अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग धौलावीरा के अंदर ये काम कर सकते थे तो कहीं और भी कर सकते थे। हालांकि ये अलग बात है कि कहीं और ज़रूरत नहीं थी तो हमको दिखाई नहीं दिया कहीं और, पर जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे हमको ये इम्प्रोवाइजेशन दिखाई देता है, जो ये साबित करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंजीनियरिंग में भी बहुत माहिर थे, कंस्ट्रक्शन में बहुत माहिर थे, आर्किटेक्चर में बहुत माहिर थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज cities having citadels. Citadels जिसको हिंदी में कहा जाता है गढ़ी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गढ़ी कहते हैं। अभी इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूं
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स होते थे, या ऐसा लिख देता हूं, हड़प्पन टाउन्स, वेर divided in two parts. पहला पार्ट कौन सा था उसका? पहला पार्ट था उसका हायर टाउन, विथ अ सिटाडेल, और दूसरा पार्ट उसका कौन सा था? लोअर टाउन। ये तो मैंने लिख के बता दिया आपको। अब एक बार हल्का सा ड्रॉ करके बता देता हूं मैं आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन कुछ इस तरह से बने हुए थे, ये। अब ये जो एरिया है, ये है लोअर टाउन, या इसको ऐसे लिख देता हूं मैं नीचे, ये है लोअर टाउन। यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे घर बने हुए होते थे। निचला इलाका, इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों का निचला इलाका, तो ये निचला इलाका है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ऊपर का इलाका भी होता था, जहां पे बड़े घर बने हुए होते थे, और उनमें से कुछ घर तो मल्टी स्टोरीड भी हुआ करते थे। तो ये था हायर टाउन। इसी हायर टाउन में एक गढ़ी बनी हुई होती थी, जिसको बोलते थे सिटाडेल। साइटाडेल या सिटाडेल इसको बोलते थे, या गढ़ी होती थी ये जो गढ़ी होती थी, इस गढ़ी के ऊपर से पूरे शहर के ऊपर निगाह रखी जा सकती थी, जो कि शहर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दो पार्ट में डिवाइडेड थी, लोअर टाउन जो निचला इलाका होता था शहर का, और हायर टाउन जो कि ऊंचा इलाका होता था शहर का। इसी हायर टाउन के ऊपर बना हुआ होता था सिटाडेल, यानी कि गढ़ी, जो कि किले नुमा होता था, जिस किले नुमा स्ट्रक्चर के ऊपर इन्फ्लुएंशियल लोग, सोल्जर्स बैठकर पूरे शहर के ऊपर निगाह रख सकते थे और पूरे शहर का बेहतर मैनेजमेंट कर सकते थे, क्योंकि उनको पूरा शहर दिखाई दे रहा होता था, खास तौर पे बाढ़ के वक्त। क्योंकि जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ लोअर टाउन को अफेक्ट करती थी, लेकिन अपर टाउन तक बाढ़ नहीं आ पाती थी। इसीलिए जो प्रभावशाली लोग होते थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, वो अपर टाउन में रह के मुश्किल के वक्त में, बाढ़ जैसे समय में, लोअर टाउन का ठीक से मैनेजमेंट कर पाते थे। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन, हायर टाउन और लोअर टाउन। लोअर टाउन के अंदर ज्यादा घर होते थे, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन में, वो लोअर टाउन के अंदर रहती थी। यानी कि आप लिखो 75% ऑफ पीपल, 75% लोग लोअर टाउन में रहते थे। कॉमन लोग, जैसे मेरे जैसे जो कॉमन लोग होते थे, आम आदमी जो होते थे, वो लोअर टाउन में रहते थे। और आपके जैसे जो खास लोग होते थे, प्रिविलेज्ड लोग होते थे, वो 25% लोग अपर टाउन में रहा करते थे। तो आप लोग अपर टाउन में रहते थे, मैं लोअर टाउन में रहता था। आप लोग अपर टाउन में रह के अपने प्रिविलेज को भी एंजॉय करते थे, और उसके बाद जब भी कोई कैलेमिटी आती थी, नेचुरल कैलेमिटी आती थी, तो आप लोग मेरे जैसे लोगों को कंट्रोल करते थे, मेरे जैसे लोगों की आफतों को, परेशानियों को दूर करते थे, यहाँ से मॉनिटरिंग करके। और इसमें सिटाडेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, इस गढ़ी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, कि इस गढ़ी के टॉप पे बैठ के आप शहर को भी निगरानी में रख सकते थे, और शहर के बाहर भी क्या हो रहा है, कौन लोग आ रहे हैं शहर के अंदर अनवांटेड, उनको भी रोक सकते थे, उनको भी निगरानी में रख सकते थे। तो ये शहर दो पार्ट में डिवाइडेड था, लोअर टाउन और अपर टाउन। और इसी अपर टाउन के अंदर
सिटीज को सिटाडेल होते, सिटीज के अंदर सिटाडल्स होते थे, और इस सिटाडल्स के मदद से सिटीज को गवर्न करा किया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था, मैनेज किया जा सकता था। तो ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, और अगली स्लाइड में हमको दिखाई दे रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन किया सर जॉन मार्शल ने, उनके साथ दयाराम साहनी थे, उनके साथ में राखलदास बैनर्जी थे, उनके साथ में माधव स्वरूप वत्स थे, और भी कई स्कॉलर्स थे। और जो टाउन प्लानिंग के फीचर्स इनको मिले तो ये लोग भी हैरान रह गए कि भाई वाह, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले क्या सभ्यता बनाई थी भारत के लोगों ने, क्या जबरदस्त मकान बनाए थे, क्या टाउन प्लानिंग बनाई थी, इन हाउस टॉयलेट्स बाथरूम्स बनाए थे, ड्रेनेज बनाया था। भाई वाह, ताली बजाने को मन करता है। लेकिन अब ये सवाल उत्पन्न हुआ कि ये किस दौर की बात है। भाई आज हम जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले की बात है, लेकिन जब ये एक्सकेवेशन हो रहा था, उस एक्सकेवेशन के वक्त नहीं पता था इन लोगों को कि ये कब की बात है। क्या ये गुप्ता पीरियड की बात है, क्या ये मौर्यन पीरियड की बात है, या ये मुगल पीरियड की बात है, या ये राजपूत पीरियड की बात है, ये शहर हैं कब के। अब ये पता कैसे लगाया जाए। भाई वहां पे शॉल को ओढ़े हुए, हाथ में लालटेन लिए हुए कोई चौकीदार तो मिला नहीं था जो आपको ये बता सके कि बेटा मुझे क्या पता ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी, मुझे तो मरे हुए 2000 साल हो गए। ऐसा बताने वाला भी कोई वहां मिला नहीं एक्सकेवेशन में। तो कैसे पता लगाया जाए कि ये सभ्यता कितनी पुरानी थी। तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका था, और वो बढ़िया तरीका था जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कार्बन के साथ में डेट पे चले जाओ, वो अलग डेटिंग है, ये अलग डेटिंग है। इसमें एक्चुअली तारीख पता की जाती है कि भाई कोई चीज कितनी पुरानी थी। तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी जीव है, जैसे यहाँ पे एक सेबर टूथ आपको दिखाई दे रहा है, जो बहुत पुराना तरीके का एक शेर हुआ करता था, एक बाघ हुआ करता था, या शेर और बाघ के बीच का हुआ करता था। तो ये जो एनिमल होता है, कोई भी एनिमल, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये सेबर टूथ है, लेकिन इसकी जगह इंसान भी हो सकता है या कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है। जब किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है, जब किसी जानवर की डेथ हो जाती है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, और रेडियो एक्टिव कार्बन 14 होता है। अब ये रेडियो एक्टिव कार्बन 14 होता है, इसका डिके शुरू होता है, इसका सड़ना शुरू होता है। और एक्सकेवेशन के टाइम आपको जो हड्डी मिली, या जो भी उसके मॉर्टल रिमेन्स मिले, उसमें कार्बन 14 कितना डिके हुआ, अगर आपने ये पता लगा लिया तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये कितना पुराना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कार्बन 14 12.5% डिके हुआ है, तो 17,190 साल पुराना है। मतलब जो भी मरा है वो 17,190 साल पहले मरा है। अगर कार्बन 14 25% बचा हुआ है, मतलब वो 11,000 साल पुराना है। अगर कार्बन 14 50% बचा हुआ है, मतलब वो 5,000 साल पुराना है। और अगर सिर्फ मृत्यु अभी हाल ही में हुई है और कार्बन 14 का डिके नहीं हुआ है, मतलब वो अभी मरा हुआ है। तो इस हिसाब से कार्बन 14 के डिके रेट से, भाई बहुत सारे मॉर्टल एविडेंसेस हमको वहां से मिले, कई इंसानों की अस्थियां मिली, कई जानवरों की हड्डियां मिली वहां से। तो उनको जब स्टडी किया गया, तो उनको स्टडी करने के बाद में ये अंदाजा लगा है, ये अनुमान लगा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज एज ओल्ड एज
2500 BC टू 1750 BC। तो जितने भी मॉर्टल रिमेन्स मिले हैं, उन मॉर्टल रिमेन्स के डिके रेट के हिसाब से ये पता चला है कि सभ्यता जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले से लेके जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1750 साल पहले तक आबाद रही थी। इस बीच सभ्यता बहुत फली फूली थी और लगभग इस साल तक आते आते सभ्यता नष्ट हो गई थी। ये सभ्यता के अंदर रहने वाले लोग जो मारे गए थे, आखिरी मारा गया इंसान इस वक्त का था, पहला मारा गया इंसान इस वक्त का या इससे थोड़े पहले के वक्त का था। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। 3 पार्ट्स ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला है अर्ली फेज। तो अर्ली फेज कब से कब तक का है? अर्ली फेज है 3000 ईयर्स BC। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3000 साल पहले सभ्यता विकसित होनी शुरू हो गई थी। फिर दूसरा आता है मैच्योर्ड फेज। मैच्योर्ड फेज कब का है? 2500 BC से 2000 BC के बीच का है मैच्योर्ड फेज, जब ये सभ्यता अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। और तीसरा आता है लेट फेज या लेटर फेज, जो इस सभ्यता का आखिरी फेज है, जो लगभग 2000 BC से लेके 1750 BC के बीच का फेज है। तो ये 3 स्टेज रहे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और ये कैसे हमको पता चला? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मॉर्टल एविडेंसेस हमको मिले, जो कुछ अस्थियां हमको मिली जानवरों की और इंसानों की, उनकी कार्बन डेटिंग मेथड की, कार्बन डेटिंग टेस्टिंग की गई और उससे पता चला कि उनको मरे हुए ज्यादा से ज्यादा 3000 BC का समय हुआ है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3000 साल पहले का, या कम से कम 1750 BC पहले भी वहां के लोग कुछ मारे गए मिले हैं। तो इससे लेके इसके बीच में ये सभ्यता आबाद थी। तो एक सवाल का जवाब तो हमको मिला, कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी थी? तो इट इज इतनी पुरानी, ये इतनी पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट इज कि सभ्यता के अंदर जो लोग रहते थे वो कौन लोग होते थे? क्या इस सभ्यता को बनाने वाले लोग इंडियंस होते थे? क्या इस सभ्यता को बनाने वाले लोग कोई फॉरेनर्स थे जो इंडिया में आके बसे थे और इस सभ्यता को विकसित करके कहीं चले गए? तो इसका जवाब हमको कैसे मिला? इसका जवाब भी हमको मॉर्टल एविडेंसेस से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में कई अस्थियां हमको मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको बहुत सारे स्केलेटन्स मिले और उनमें बहुत सारे स्कल्स मिले। तो इन स्कल्स के बेसिस पे, इन कपालों के बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया कि यहाँ पे रहने वाले लोग कौन सी नस्ल के लोग थे, कौन सी रेस के लोग थे। तो प्रीडोमिनेंटली 4 टाइप्स ऑफ पीपल वेर फाउंड। 4 प्रकार के लोग मिले थे। जितनी भी अस्थियां मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उन अस्थियों का या उन स्केलेटन्स का स्टडी करने के बाद में ये पता चला है कि 4 अलग अलग नस्ल के लोग यहाँ पे मिले थे। और वो 4 अलग अलग नस्लें, 4 अलग अलग टाइप के लोग कौन कौन से थे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा हमको पहला मिला है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन ट्राइब, जिसको कई इतिहासकार या कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक और नाम से बुलाते हैं, वो है द्रविड़। दूसरा टाइप हमको कौन सा मिला है? दूसरा टाइप हमको मिला है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स। तीसरा टाइप हमको कौन सा मिला है? तीसरा टाइप हमको मिला है
एल्पिनॉइड्स। और चौथा टाइप हमको कौन सा मिला है? मोंगोलॉइड्स। तो सबसे ज्यादा नंबर्स में हमको जो मिला है वो मैंने सबसे पहले लिखा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब इनमें फर्क क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है तो बहुत ज़्यादा मेरे को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फैमिलराइजेशन में दे देता हूँ आपको कि मेडिटेरेनियन टाइप जो होता है ये ऐसे स्कल होते हैं जिसका जो माथा होता है ब्रॉड होता है, ब्रॉड फोरहेड एंड फ्लैट नोज। चपटी नाक है, नाक दबी हुई है, चपटी है, और माथा चौड़ा है। इस तरह के जो स्कल्स हमको मिले हैं उनको कैटेगराइज किया है मेडिटेरेनियन टाइप्स में, या कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उसको द्रविड़ टाइप भी या द्रविडियन टाइप भी कहा है। दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स मतलब स्मॉल फोरहेड एंड फ्लैट नोज। छोटा फोरहेड और चपटी नाक, यह है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, जो भारत के ज्यादातर जनजातीय समूह में मिलता है। जो ट्राइबल्स होते हैं इंडिया के, वो ट्राइबल्स इस तरह के फेशियल फीचर्स को शो करते हैं। तीसरा मिलता है एल्पिनॉइड, नैरो हेड एंड प्रोमिनेंट नोज। कुछ ऐसे स्कल्स भी मिले हैं जो नैरो हैं, जो ज्यादा चौड़े नहीं हैं, नैरो हैं, संकरे हैं हेड, लेकिन उनकी नाक जो है बहुत प्रोमिनेंट है, नाक उनकी निकली हुई है, तीखी नाक है। तो इस तरह के प्रोमिनेंट नोज और नैरो हेड वाले स्कल्स भी मिले जिनको एल्पेनॉइड्स कहा गया है। और एक है मोंगोलॉइड, जो कैसे हैं? हाई चीक बोन्स एंड फ्लैट नोज। मोंगोलॉइड्स भी हमको मिले हैं जिनके चीक बोन्स, ये जो गाल के ऊपर हड्डियां होती है ना, ये बहुत उठी हुई है, एकदम चौड़ी हड्डियां हैं गाल की, और उनकी नोज फ्लैट है। तो नोज चपटी है, गाल की हड्डियां बहुत उठी हुई है, मोंगोलॉइड्स। पूरा फेस नैरो है और नाक एकदम निकली हुई है, प्रोमिनेंट नोज है, एल्पेनॉइड्स। प्रोटोऑस्ट्रोलॉइड्स छोटा माथा है और नाक भी चपटी है। और द्रविडियन या मेडिटेरेनियन टाइप्स चौड़ा माथा है, चौड़ा चेहरा है, लेकिन नाक चपटी है। ये है द्रविडियंस या मेडिटेरेनियंस, हिंदी में इसको भूमध्य सागरी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो टाइप हमको मिला है, मैं उस पर रेड मार्क कर देता हूं, वो ये वाला मिला है, द्रविडियंस। सबसे ज्यादा जो हमको मिले हैं नंबर्स में वो ये मिले। भारत में जो आज लोग रहते हैं, भाई हम कौन है इनमें से? हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैं कौन हूं इनमें से। तो भारत में जो लोग आज रहते हैं ना, ये माना जाता है कि भारत के अंदर जो लोग आज रहते हैं वो इन चार लोगों के मिक्सचर से बने: मेडिटेरेनियन, अल्पिनॉइड्स, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स और मोंगोलॉइड्स। भारत के नॉर्थ ईस्ट में आपको मोंगोलॉइड्स मिलेंगे, भारत के साउथ में ज़्यादातर आपको मेडिटेरेनियन टाइप मिलेंगे, भारत के नॉर्थ में आपको ज़्यादातर एल्पिनॉइड्स मिलेंगे, और भारत के सेंट्रल इलाके में जो जनजातियां रहती हैं, जो ट्राइब्स रहती हैं, वहाँ ज़्यादातर आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स मिलेंगे। लेकिन आज जो भारत में बाकी लोग रहते हैं, वो लोग कौन है? वो इन चारों के मिक्सचर से ही बने हुए हैं। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन चारों के एविडेंसेस हमको मिलते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा एविडेंस जो हमको मिलते हैं, सबसे ज़्यादा टाइप के स्कल्स जो हमको मिले हैं, वो इस टाइप के मिले हैं। और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को आबाद करने वाले जो लोग थे,
जो लोग वहाँ पे रहते थे वो प्रीडोमिनेंटली मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ पीपल वहाँ पे रहा करते थे। तो इससे एक और बात साबित होती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बसाने वाले लोग कोई बाहर से नहीं आए थे, कोई विदेशी नहीं थे। ये जो बेहतरीन डेवलपमेंट्स हुए थे जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले, ये हम भारतीयों के पूर्वजों के द्वारा ही किए गए थे। ये हमको एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है। जब हेड्स का, स्कल्स का रेशियल स्टडी किया गया, जितने भी स्कल्स और हेड्स हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में मिले थे। किसी ने सवाल पूछा यहाँ पे ज़्यादा सुंदर कौन होते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता हमेशा देखने वाले की आंखों में होती है, और इनमें से सभी सुंदर हो सकते थे। डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है किसी को देखने का। तो एवरीवन वाज वेरी ब्यूटीफुल। और वैसे इंसान की असली ब्यूटी उसके चेहरे से नहीं, उसकी आत्मा से होती है। चेहरे का इम्पैक्ट सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। सपोज अगर कोई बहुत ही बुरा इंसान जो फितरत से बहुत बुरा है, स्वभाव से बहुत बुरा है, आपकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा हो, सो कॉल्ड ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स में वो बहुत हाई हो, लेकिन उसका बिहेवियर आपके साथ में बहुत खराब हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 4 दिन के अंदर अंदर वो इंसान आपको दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान दिखाई देने लगेगा। भले ही वो देखने में कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसका बर्ताव अगर आपसे ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो उससे बदसूरत इंसान आपके लिए कोई नहीं होगा। और कोई ऐसा इंसान जो सो कॉल्ड ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स में बहुत हाई ना हो, लो हो या एवरेज हो, लेकिन वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके लिए उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, उसके थॉट्स बहुत अच्छे हों, तो कुछ ही दिनों में वो इंसान आपको दुनिया का सबसे प्यारा और सुंदर इंसान दिखाई देने लग जाएगा। तो ब्यूटी जो होती ना, वैसे भी कहावत है कि लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। और दूसरी चीज़ कि सबसे सुंदर इंसान वो है जो दिल से सुंदर है, शरीर से सुंदर नहीं है। शरीर से सुंदर है लेकिन व्यवहार से खराब है, तो उससे घटिया इंसान कोई नहीं। तो समझो इस बात को, आप बहुत बड़े ऑफिसर बनने वाले हो, बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने। बहरहाल, तो ये तो रही बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितने टाइप के लोग मिले, और उसमें सबसे ज्यादा कौन से मिले, मेडिटेरेनियन टाइप के मिले हमको लोग, जो भारत के लोगों के ही एंसेस्टर्स माने जाते हैं। तो सार क्या निकल रहा है? सार ये निकल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कोई बाहर के लोगों ने नहीं बसाया, बल्कि भारत के लोगों ने ही बसाया है। अगली स्लाइड के ऊपर आगे बढ़ते हैं। टाउन प्लानिंग की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं समाज की, सिंधु घाटी सभ्यता की, सोसाइटी की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। उन की पॉइंट्स को आप जिंदगी भर याद रख लेना जब तक एनडीए की एग्जाम नहीं होती हो। पहला की पॉइंट ये है, मैट्रियार्कल सोसाइटीज। जितने भी हमको एविडेंसेस मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और जितने भी हमको एविडेंसेस के स्टडीज हुए, उसके हिसाब से ये कंक्लूड हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज होते थे वो मैट्रियार्कल होते थे, यानी कि ऐसी सोसाइटीज जहाँ पे या तो फीमेल डोमिनेंट थी या मेल और फीमेल का बराबर का रुतबा होता था, यानी कि वो बराबर का स्टेटस रखते थे। ये कैसे पता चला है? ये हमें ऐसे पता चला है कि पहला तो मदर गॉडेस की बहुत सारी इमेजेस हमको मिली सिंधु घाटी सभ्यता में। मदर गॉडेस जिनको पूजा जाता था, जो कि एक देवी थी, फर्टिलिटी की, जन्म देने वाली देवी मानी जाती थी, तो इनकी पूजा होती थी इंडस वाली सिविलाइजेशन में। तो फीमेल पावर का वर्शिप हो रहा है, एक तो वो एविडेंस है। इसी तरह के फीमेल पावर का वर्शिप दूसरी सिविलाइजेशन में भी होता रहा, जैसे मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन। और मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बात इस्टेब्लिश्ड है कि वो मैट्रियार्कल होती थी। तो क्योंकि मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी फीमेल पावर का वर्शिप होता था, वो मैट्रियार्कल थी, यहाँ पे भी फीमेल पावर का वर्शिप हो रहा है, तो इसके भी मैट्रियार्कल होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन अभी भी और भी एविडेंसेस हैं
जो ये साबित कर सकें कि ये सोसाइटी मैट्रियार्कल होती थी, जैसे कि इस सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस किए जाने वाले प्रोफेशंस। भाई सिविलाइजेशन के प्रोफेशंस कैसे होते थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोफेशंस ऑफ द किस किस तरह के लोग हमको मिलते थे। भाई सिविलाइजेशन में हमको मिलते थे फार्मर्स, सिविलाइजेशन में हमको मिलते थे ट्रेडर्स, सिविलाइजेशन में हमको मिलते थे स्कल्प्टर्स, सिविलाइजेशन में हमको मिलते थे कैटल रियरर्स यानी मवेशी पालने वाले, सिविलाइजेशन में हमको मिलते थे कॉपर स्मिथ्स, सिविलाइजेशन में हमको मिलते थे प्रीस्ट्स, सोल्जर्स और लेबरर्स। अब मुझे बताओ कि इनमें कौन सा प्रोफेशन है जो स्त्रियां नहीं प्रैक्टिस कर सकती। अगर थोड़ी देर के लिए एक प्रोफेशन को हम साइड लाइन कर दें जो कि सोल्जर का प्रोफेशन है, तो सैनिक का काम उस जमाने में पुरुष करते थे, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन बाकी जितने भी प्रोफेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, खेती औरतें कर सकती है, व्यापार औरतें उतने अच्छे से कर सकती है, मूर्तिकार मूर्ति बनाने का काम औरतें अच्छे से कर सकती हैं, जानवर पालने का काम औरतें अच्छे से कर सकती है, कॉपर स्मिथ जो तांबे और ब्रॉन्ज के मेटल मटेरियल्स बनाते थे वो काम स्त्रियां कर सकती थी, प्रीस्ट का काम स्त्रियां कर सकती थी, लेबरर्स का काम स्त्रियां कर सकती थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी प्रोफेशन हमको मिले, सारे प्रोफेशन में स्त्रियां पार्टिसिपेट कर सकती थी, सिवाय एक के जो हम मानते हैं कि सैनिक का काम स्त्रियां उस समय नहीं करती थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको सैनिक होने के एविडेंस बहुत कम मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास छोटी छोटी आर्मीज हुआ करती थी, छोटे छोटे वेपन्स हुआ करते थे, युद्ध ज्यादा उस समय होते नहीं थे। तो ये प्रोफेशन जो एक प्रोफेशन स्त्रियां नहीं कर सकती थी वो ऑलरेडी बहुत डाउन था प्रोफेशन, उसकी इतनी आवश्यकता ही नहीं थी। और बाकी जिन प्रोफेशंस की आवश्यकता थी उसमें स्त्रियां इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती थी, जिसके आधार पर ये कंक्लूड होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मैट्रियार्की रही होगी, जैसी मैट्रियार्की उस समय सब दुनिया की दूसरी सभ्यताओं के अंदर भी रही थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर भी आप जानते हो कि वहां पे जो फेरो होती थी, जो रूलर होती थी, वो लेडीज भी बनती थी। तूतन खामून का नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, जो रूलर थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर भी विमेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, उसी जमाने की इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी। तो क्यों ना इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मैट्रियार्कल हो, एक ऐसी सभ्यता जहाँ पे वैसे ही नारी शक्ति को पूजा जा रहा है, फीमेल पावर को पूजा जा रहा है, और प्रोफेशन भी सपोर्ट कर रहे हैं फीमेल पावर के पार्टिसिपेशन को। युद्ध नहीं है, फीमेल पावर का पार्टिसिपेशन किसी सोसाइटी में तभी कम होता है जब उस सोसाइटी में युद्ध बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको युद्ध के एविडेंस बहुत कम मिल रहे हैं। तो इसके बेसिस पे कंक्लूड किया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज मात्र सत्तात्मक था या मैट्रियार्कल था। कुछ और भी फीचर्स हैं उसके, जैसे अर्बनाइजेशन, और न्यूक्लियर फैमिलीज। देखिए, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या पहचान है? आज अगर मैं और आप सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि हमको कुछ बड़े बड़े शहर मिले सिंधु घाटी सभ्यता के। अगर हमको ये बड़े बड़े शहर नहीं मिलते सिंधु घाटी सभ्यता के, गांव ही होते वहां पे छोटे मोटे, तो हमको कोई एविडेंस भी नहीं मिल रहा होता उसका, और हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे होते। हालांकि ये आपके लिए अच्छी बात होती, मेरे लिए भी अच्छी बात होती, लेकिन फिर भी
अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसके अर्बन सेंटर्स की वजह से जानते हैं, कि वहां पे खुदाई हुई और इतनी सारी चीजें मिली। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उसके अर्बन सेंटर्स है। सिंधु घाटी सभ्यता की आत्मा उसके अर्बन सेंटर्स में बसती है। जितनी अच्छी अर्बन सेंटर्स ना हमको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिले, ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिले, ना पर्शियन सिविलाइजेशन में मिले, उतने बेहतरीन अर्बन सेंटर्स हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। और इसीलिए अर्बनाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की जान थी, उसकी आत्मा थी। इसीलिए अर्बनाइजेशन उसका एक मेजर सोशल फीचर है। और न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर मतलब ऐसा नहीं था कि इन फैमिलीज के पास में अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स होते थे। न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब होता था एकल परिवार। हिंदी में इसको बोलते हैं एकल परिवार। एकल परिवार भी डिफिकल्ट हो रहा होगा आपके लिए, तो छोटे परिवार, ऐसे परिवार जिसके अंदर 3 से 4 या 4 से 5 लोग रह सकते हैं। इसके बारे में हमको कैसे पता चला? इसके बारे में हमको ऐसे पता चला। ये जो लोअर टाउन हमको मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें 75% लोग रहते थे, मतलब चंक, मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस एरिया में रह रही है? लोअर टाउन में रह रही है। और यहाँ पे जो हमको घर मिले ना, ये सारे छोटे छोटे घर मिले। कैसे घर मिले हमको? स्मॉल हाउसेस। ऐसे घर जिसमें या तो 4 लोग रह सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा ठसा भी दिया तो 5 लोग रह सकते। तो 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लिविंग इन द स्मॉल हाउसेस, यानी छोटे परिवार। और इसी बेसिस पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज रहा करती थी, एकल परिवार रहा करते थे, छोटे परिवार रहा करते थे। ये पॉइंट आप याद रख लेना। और इसी के साथ हम अगले फीचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आप याद रख लेना। पहला, बेस्ड ऑन ओलिगार्की। अब ये ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? सम influential, some कुछ प्रभावशाली लोग थे जो रूल करते थे। अब वो कुछ प्रभावशाली लोग कैसे हो सकते थे भाई? कोई बड़ा धर्माधिकारी हो सकता था, प्रीस्ट हो सकता था, जो एक बॉडी है जो रूल कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट सोल्जर्स या कमांडर्स हो सकते थे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स हो सकते थे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिशंस हो सकते थे। ये सब लोग मिलकर नियम बनाते थे। मतलब एक इंसान का रूल नहीं चल रहा है, या एक खानदान का रूल नहीं चल रहा। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर, तो जो मौर्यंस हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे प्रीस्ट भी था, यहाँ पे सोल्जर्स भी थे, यहाँ पे ट्रेडर्स भी थे, या फार्मर्स भी थे, या स्कल्प्टर्स भी थे। और इन सब में जो सबसे खास खास लोग होते थे वो इकट्ठे हो जाते थे, और इकट्ठे होकर ये तय करते थे कि हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि इस पूरे देश को कैसे चलाना है, इस पूरे इलाके को कैसे गवर्न करना है। तो जब कुछ प्रभावशाली लोग मिलकर किसी एक इलाके को गवर्न करते हैं तो उसको ओलिगार्की कहा जाता है। तो ये माना जाता है पहला पॉइंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दूसरा, इट वॉज अ रिपब्लिकन सिस्टम। ये 2 पॉइंट्स आप याद रख लेना। रिपब्लिकन क्या होता है? रिपब्लिकन का मतलब होता है किंग इज इलेक्टेड या सिलेक्टेड। राजा को या तो चुना जाता है
या राजा को या फिर चुनाव करके तय किया जाता, उसको नॉमिनेट किया जाता। दूसरा, किंग इज नॉन एब्सोल्यूट। नॉन एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि राजा निरंकुश नहीं होता है, कि अगर मेरे को राजा आपने चुन लिया तो राजा चुने जाने के बाद में मैं वो नहीं करूंगा कि जो मेरी मर्जी हो रही मैं वो कर रहा हूं। ऐसा नहीं होगा। मैं भी नियमों के तहत ही काम करूंगा। जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, कहने को तो हमारे देश के राजा हैं या हमारे राष्ट्रपति, लेकिन वो भी नियमों के तहत ही काम करते हैं ना, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी नियमों के अंतर्गत है। तो ये होता है किंग इज नॉन एब्सोल्यूट। तीसरा है किंग इज नॉन हेरिडिटरी, यानी कि राजा का बेटा ही राजा होगा ये तय नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। राजा का बेटा राजा हो सकता है, लेकिन तब जब उसको चुना जाए। लेकिन अगर उसे चुना नहीं जाता है तो किसी और को राजा बनाया जाएगा। तो राजा, अब जैसे मौर्यन एम्पायर, तो भाई सम्राट चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार हुआ तो बिंदुसार राजा बन गया, बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ तो अशोक राजा बन गया। तो ये हेरिडिटरी है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एविडेंसेस मिले हैं उसके हिसाब से राजा तो होता होगा, लेकिन वो नॉन हेरिडिटरी होता होगा, उसे चुना जाता होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको कोई बड़ी सेना के होने के, बड़ी आर्मी के होने के एविडेंसेस नहीं मिले। अगर मैं राजा हूं आपका, मैंने अगर ये तय कर दिया कि आज से भारत का राजा मैं हूं, तो आप मेरी बात क्यों मानोगे? क्यों मेरे नियम मानोगे? क्योंकि मेरे पास कोई सेना होगी। कि अगर आपने मेरे नियम नहीं माने, मेरी बातें नहीं मानी, तो मेरी सेना आके आपको कुचल देगी और फिर दूसरे लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको कोई बड़ी ताकतवर आर्मी के होने की एविडेंस ही नहीं मिले। अब अगर बड़ी और ताकतवर आर्मी नहीं होगी तो ये बात तय है कि कोई एक राजा निरंकुश तरीके से शासन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ये माना गया है कि कुछ प्रभावशाली लोग मिलकर शासन चलाते थे, और जो शासन चलता था वो भी गणतंत्रात्मक रूप से चलता था, रिपब्लिकन तरीके से चलता था, क्योंकि एक बड़ी सेना नहीं थी। तो सब कुछ जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता था, दबाव में कुछ भी नहीं चलता था। सेना होती तो दबाव में चीजें चलती, एक ही खानदान का रूल चलता है। लेकिन बड़ी सेना नहीं है, तो फिर ऐसा ही सिस्टम हो सकता था जहां पे राजा को चुना जाए, जहां पर राजा एक नियम के तहत बढ़ के काम करे, और जहां पे राजा का बेटा राजा ना हो सकता है जब उसको चुना जाए, लेकिन अगर नहीं चुना जाए तो राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के पॉलिटिकल सिस्टम में ये दो फीचर्स आपको याद रखने हैं, ओलिगार्की और रिपब्लिकन सिस्टम। और ये दोनों फीचर क्यों माने गए हैं? क्योंकि कोई बड़ी सेना के होने के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। जो बड़ी सेना होती, ताकतवर और बड़ी सेना होती, तो एक ही खानदान का राज चल रहा होता और उसके एविडेंस हमको मिलते। कहीं ना कहीं डायनेस्टिक सिंबल मिलते, कुछ नाम मिलता, कोई चिन्ह मिलता बार बार हमको जो उस डायनेस्टी से रिलेट करता, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए दो पॉइंट्स माने गए हैं पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक सिस्टम था वो बहुत ही वेल डेवलप्ड था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी किया करते थे, बहुत बड़े स्केल पर खेती बाड़ी किया करते थे, और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे कि अपनी ज़रूरत पूरा करने के बाद भी उनके पास में सरप्लस प्रोडक्शन बच जाता था, एक्स्ट्रा बच जाता था। और ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा होता था, इस बचे हुए एक्स्ट्रा को वो एक्सपोर्ट करते थे, उसका निर्यात करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, पर्शियन सिविलाइजेशन के अंदर और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर, और इससे अर्निंग करते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसकी इकोनॉमी से रिलेटेड, जो मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड बना के लिख देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं इकोनॉमी।
पहली चीज जो इकोनॉमी के बारे में आपको याद रखना है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस was exported। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, बार्टर सिस्टम was in practice। बार्टर सिस्टम मतलब पता है क्या होता है? बार्टर सिस्टम मतलब होता है वस्तु आजकल हम क्या करते हैं, अगर मुझे पेन खरीदना है तो मैं शॉप पे जाऊंगा, इस पेन को लूंगा और इसके बदले में जो भी 3-4 हज़ार रुपए मुझे देने हैं वो मैं दे दूंगा दुकानदार को करेंसी के तौर पे, और वो मुझे पेन दे देगा। ये आज की हमारी ट्रेडिंग सिस्टम है। लेकिन एंशियंट टाइम में जो ट्रेडिंग सिस्टम होता था वो बार्टर सिस्टम होता था कि अगर मुझे दुकानदार से पेन खरीदना है तो इस पेन के बदले में मुझे कुछ वस्तु देनी पड़ेगी उसको, और उस वस्तु के बदले में वो मुझे कुछ वस्तु देगा। तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम, जो कि उस जमाने में चलता था क्योंकि हमको करेंसी होने के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। इन प्रैक्टिस का मतलब होता है रोशन, कि प्रचलित था, यूज में आता था। जैसे आजकल मैं अगर आपको कहूं कि टी शर्ट्स पहनना इन प्रैक्टिस है, मतलब ये टी शर्ट्स पहनना प्रचलन में है, तो उस जमाने में वस्तु विनिमय प्रचलन में था, यानी कि बार्टर सिस्टम प्रचलन में था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, ली जाती थी। इवन मैं तो आज भी गांव में देखता हूँ भारत के अंदर कि बिल्कुल कोर गांव के अंदर वस्तु विनिमय आज भी प्रैक्टिस होता है छोटे लेवल पे। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे रहे थे दुनिया को, अगर हम दुनिया को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे रहे थे तो भाई बदले में हमको भी कुछ मिल रहा होगा। अब वो करेंसी तो मिल नहीं रही क्योंकि उस समय करेंसी है ही नहीं, तो हमको क्या मिल रहा है बदले में? तो हमको बदले में मिल रहा है प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, जिसमें सबसे ज्यादा हमको मिलता था टिन एंड कॉपर। तो हम मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन को जब बहुत सारा गेहूं देते थे या बहुत सारे चावल देते थे या बहुत सारा हम उनको बार्ले देते थे या कॉटन देते थे या इंडिगो देते थे, तो बदले में वो हमको क्या देते थे? कॉपर देते थे, टिन देते थे, और क्या देते थे? सिल्वर देते थे, गोल्ड देते थे, सफायर देते थे, नीलम जिसको बोलते हैं हिंदी में, लैपिस लेज़ुली देते थे, जिसको हिंदी में लाजवरत बोलते हैं। ये सब हमको बदले में मिलता था, और देते हम क्या थे? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। व्हीट हम देते थे उनको, राइस हम देते थे उनको। लोथल और रंगपुर गुजरात में ऐसी दो साइट्स मिली हैं जहाँ पे राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले, तो राइस भी हम ग्रो करते थे और डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी करते होंगे। उसके अलावा हम इंडिगो एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नील, इंडिगो का मतलब होता है नील, जो कि उस समय का एक कलरिंग एजेंट होता था, डाइंग एजेंट होता था, वो इंडिगो भी हम कल्टीवेट करके एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा हम कॉटन बहुत ज़्यादा देते थे, हमारा कॉटन बहुत मशहूर था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन का कल्टीवेशन किया था। सबसे पहले, फर्स्ट, मैं लिख देता हूं टू कल्टीवेट, या कल्टीवेट बहुत लंबा वर्ड हो जाएगा, फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कॉटन को ग्रो किया था और उसको हमने सेल करना शुरू किया था।
कपड़े बनने की शुरुआत ही सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। उससे पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग जानवरों को मार के उनकी चमड़े का यूज करते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए। हमने कॉटन का कल्टीवेशन किया। तो ये सारी वो चीजें थी जो हम देते थे, और इसके बदले में हमको प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल्स और स्टोन्स मिलते थे। अच्छा, इसका क्या एविडेंस है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करते थे? तो भाई इसका एविडेंस हमको मिलता है यहाँ से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लोथल का बंदरगाह है। ये प्रेजेंट डे भारत के इस कोस्टल इलाके में हमको लोथल मिलता है, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। और इसी लोथल से इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सकेवेट करने वाले एक्सकेवेटर्स को एक पुराने बंदरगाह के होने के एविडेंसेस मिले, पुराने पोर्ट के होने के एविडेंसेस मिले हैं, जिसको हम लोथल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है लोथल। तो इससे ये साबित होता है कि जो पोर्ट था, पोर्ट का एक ही यूज होता है कि वहां पे जहाज आके लगते हैं और जहाज वहां से वापस चले जाते हैं। तो ये जहाज जो होते थे ये विदेशों से सामान लेके आते होंगे, यहाँ पे अनलोडिंग करते होंगे और यहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जहाज़ों में लोड करके वापस पहुंचा देते होंगे मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर। तो लोथल एक एविडेंस है, एक सबूत है इस बात का कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब इसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, छोटे छोटे एस्पेक्ट है रिलीजन के और इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के, उसके बारे में हम कल बात कर लेंगे। आज का वक्त पूरा हो चुका है और अब कल हम मिलेंगे, वापस यहीं से आगे मिलेंगे और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में कल हम बात करेंगे। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कल वैदिक सिविलाइजेशन का चैप्टर होगा, लेकिन हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको भी अपन कवर कर लेंगे। वैसे मोस्टली आज हमने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।